नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक कोरोना के इस काल में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करके लगातार सैनिटाइजर और हाथ धोते हुए अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और समाज में भी इस तरह का जो सरकारी आदेश कह लीजिए या गाइडलाइन कह लीजिए, वो है अपने मोहल्ले पड़ोस में उनको सभी से आदरपूर्वक मनवाएंगे। स्टूडेंट्स, कठिन समय है, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जितना संभव हो सके घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। मास्क कभी न उतारें, अच्छे मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषताएं होती हैं, साथ ही साथ परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत हम फर्म का अल्पकाल में और दीर्घकाल में केवल उत्पादन निर्धारण किस प्रकार करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र, आगम वक्र, लागत वक्र किस प्रकार से होते हैं, संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होती है, इसका भी अध्ययन करेंगे। मार्केट में, बाजार, जैसे कि हम जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप होती है, बायर और सेलर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है किसी वस्तु को लेकर या सेवा को लेकर, जिससे कि म्यूचुअली एग्रीमेंट हो, प्राइस पर एक कीमत का निर्धारण हो। ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, मिलकर भी हो सकता है, इंटरनेट से भी हो सकता है। इसलिए बाजार एक विस्तृत धारणा है जिसमें क्रेता व विक्रेता फैले हुए होते हैं, पर्सनली भी मिल सकते हैं। मार्केट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कंपटीशन के आधार पर, साइज के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स किस प्रकार के हैं, होमोजीनियस हैं या डिफरेंशिएटेड हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं। नंबर एंड साइज ऑफ बायर्स के आधार पर भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वैसे यदि हम देखें तो बाजार के हम 4 रूपों का अध्ययन करते हैं। और क्योंकि हम बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो सिलेबस में है और उसमें भी 30% कटौती कर दी गई है, वो 3 मार्केट स्ट्रक्चर हैं, जिनमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इनमें भी कुछ भाग जो है वो कम कर दिया गया है, जो पहले था वो उसमें कुछ चीज़ें भी नहीं हैं, उनको हम इस वीडियो में अपने अध्ययन से हटा देंगे। ये टाइप्स ऑफ मार्केट जैसे कि बात कर रहे थे हम, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोप्सोनी, इनका हम अध्ययन करेंगे। ये अलग अलग इनकी विशेषताएं दे रखी हैं, नंबर ऑफ बायर्स के आधार पर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के आधार पर, नंबर ऑफ फर्म्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। ये सब मार्केट की दे रखी है, लेकिन फिलहाल हम जो अपना फोकस करते हैं वो करते हैं परफेक्ट कंपटीशन पर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। एक मार्केट जहां पर
बहुत अधिक सेलर पाए जाते हैं जो एक समान समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और बायर्स और सेलर्स, क्रेता और विक्रेता, बाजार की पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसी मार्केट दशाओं को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वैसे तो इसको परिभाषित करने के लिए जितनी भी इसकी फीचर्स हैं या विशेषताएं हैं, उनको सभी को मिला दें तो हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार की परिभाषा बन जाती है। यदि हम फीचर्स की बात करें तो सर्वप्रथम अनेक फर्में, जैसे लिख रखा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में बायर्स, क्रेता और विक्रेता होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अर्थात इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यदि हम क्रेता की बात करें तो क्रेता इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं कि क्रेता अपनी मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को परिवर्तित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इतनी संख्या होती है, कह सकते हैं कि एक क्रेता की मांग बाजार की कुल मांग का बहुत छोटा सा भाग होती है। इसी प्रकार से सेलर्स या विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। अर्थात इसको भी हम उसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक विक्रेता या कोई एक विक्रेता अपने वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके वस्तु को कीमत को परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात उसके हाथ में नहीं होता है कि वह पूर्ति में परिवर्तन करे, फलस्वरूप वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि एक विक्रेता की पूर्ति बाजार की कुल पूर्ति की एक बहुत छोटा सा अंश होता है, बहुत लिटिल सा अंश होता है, बहुत छोटा सा भाग होता है। साथियों, ये बात मैं पहले से बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन वास्तव में एक काल्पनिक मार्केट है, मार्केट दशा है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगी, जैसे कि जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, ने वास्तव में इस प्रकार की मार्केट दशाएं नहीं पाई जाती है। इसका सैद्धांतिक महत्व है। तो अभी हमने पढ़ा कि लार्ज नंबर होते हैं बायर्स और सेलर्स के। इसी प्रकार से है नंबर 2 की बात करें हम, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स या समरूप वस्तुएं। विशुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्में ऐसी वस्तुएं बनाती हैं जिन्हें ग्राहक एक सी समरूप, होमोजीनियस मानते हैं। होमोजीनियस का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु बिल्कुल समरूप होती है। रंग, रूप, गुण, पैकिंग, सुगंध, सभी दृष्टिकोण से, आकार, जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं वस्तुओं के, वो बिल्कुल समरूप होती है। अर्थात एक ही वस्तुएं होती हैं, जिसके कारण समरूप वस्तुओं के कारण बाजार में उस वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। बिल्कुल एक सी वस्तुएं हैं, समरूप वस्तुएं हैं, तो कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल एक सी कीमत पाई जाती है मार्केट में। और इसी के बीच यदि हम थोड़ा सा आगे करें कि क्योंकि उनका मांग वक्र, एक ही कीमत होगी तो क्या होगा, कीमत AR और MR एक हो जाएंगे, और AR और MR एक हो जाएंगे, औसत आगम सीमांत आगम एक हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं कि जब औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं तो मांग वक्र जो होगा वो एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें हम फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र निर्गमन या बहिर्गमन। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारी फर्म जो बिल्कुल समरूप वस्तुएं बनाती हैं, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं, उनके सामूहिक रूप को हम उद्योग कहते हैं। अर्थात उद्योग की धारणा होती है। सभी फर्मों जो एक समरूप वस्तुएं बना रही हैं, उनके सम्मिलित रूप को हम उद्योग कहते हैं। अर्थात सभी फर्में मिलकर उद्योग बनाती हैं। अब यदि हम बात कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई फर्म दीर्घकाल में जब चाहे उस उद्योग को छोड़कर जा सकती है और कोई भी नई फर्म उस उद्योग में प्रवेश कर सकती है। अर्थात उद्योग में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई भी प्रतिबंध या बाधाएं नहीं होती है।
फर्में जब चाहें उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और जब चाहें उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं। नई फर्मों के आगमन से दीर्घकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। इसको हम आगे देखेंगे कि सामान्य लाभ, असामान्य लाभ कौन से होते हैं। कोई भी फर्म उद्योग को छोड़कर जा सकती है। यदि किसी फर्म को घाटा हो रहा है या लागत दशाएं फर्म के उत्पादन से मेल नहीं खा रही हैं, तो वो फर्म उस उद्योग को छोड़कर बहिर्गमित हो सकती है, बाहर जा सकती है, एग्जिट कर सकती है। नेक्स्ट यदि बात करें हम परफेक्ट नॉलेज, अर्थात ये कह सकते हैं कि बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी क्रेता और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं की पूर्ण जानकारी होती है। उन्हें कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए क्रेता कम से कम कीमत पर खरीदने और विक्रेता ज्यादा से ज्यादा कीमत पर माल बेचने की तत्पर रहते हैं। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान न होने पर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीमत एक ही प्रचलित होती है, वस्तु समरूप होती है। बाजार की दशाओं का अर्थात क्रेताओं को और विक्रेताओं को परफेक्ट नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होता है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होने का मतलब है, मैं नहीं आगे और इसके बारे में बात करेंगे, अर्थात मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्योंकि फर्में प्राइस टेकर होती हैं। अब नेक्स्ट उसमें है कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं। वस्तुएं समरूप होने के कारण एक ही कीमत प्रचलन में होती है, अर्थात औसत आगम सभी फर्मों का एक सा होता है। सभी फर्मों का औसत आगम एक सा होता है, समान होता है, तो सीमांत आगम समान होता है। AR और MR समान है, मांग वक्र एक है, जिसके कारण मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर या परफेक्टली इलास्टिक होता है। आगे डायग्राम में इसकी बात हम करेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता से तात्पर्य यह है कि कोई भी उत्पत्ति का साधन जब चाहे एक फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म को, दूसरी फर्म को छोड़कर तीसरी फर्म में जा सकता है, उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई भी उत्पत्ति का साधन, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब चाहे एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में भी जा सकता है, अर्थात विभिन्न उद्योगों के बीच उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक साधन कम उत्पादकता के स्थान पर अधिक उत्पादकता के स्थान पर जा सकता है, जिससे साधनों का विभिन्न उद्योगों के बीच जो बंटवारा है वो बिल्कुल अनुकूलतम हो जाता है, ऑप्टिमम हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधन एक स्थान से दूसरे साधन की तरफ गतिशील होते हैं। इसे हम भौगोलिक गतिशीलता भी कह सकते हैं। साधन की गतिशीलता के फलस्वरूप उसकी कीमत विभिन्न उद्योगों में या विभिन्न स्थानों पर एक समान होती है, एक सी कीमत पाई जाती है उत्पत्ति के साथ। नेक्स्ट यदि हम बात करें नो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। फर्म अपनी मर्जी से दी हुई कीमत पर जितना चाहे उतना उत्पादन कर सकती है। एंट्री पर एग्जिट पर फ्रीडम होती है, जो कि बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। होमोजीनियस वस्तुएं बनाती है फर्म में। कोई भी फर्म दी हुई कीमत पर कितनी भी वस्तुएं बेच सकती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो इसकी फीचर्स है या विशेषता है, फर्म इज ए प्राइस टेकर, फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है। इससे तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समस्त मांग एवं समस्त पूर्ति, समस्त मांग एवं समस्त पूर्ति का तात्पर्य केवल इतना है कि
बाजार की कुल मांग कितनी है वस्तु की, और सभी फर्म जो समरूप वस्तुएं बना रही हैं, बहुत सारी फर्में, उनकी समस्त पूर्ति कितनी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्योग की पूर्ति और समस्त मांग के फलस्वरूप कीमत का निर्धारण होता है, और कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, जो कि समस्त मांग व समस्त पूर्ति वक्रों के द्वारा होता है। और उस कीमत के निर्धारण को जो भी उद्योग कीमत निर्धारित करता है, फर्म जो उद्योग के अंतर्गत समरूप वस्तुएं बना रही होती हैं, उस कीमत को ग्रहण करने वाली होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिस कीमत को उद्योग निर्धारित करता है, फर्म उस कीमत को ग्रहण करती हैं और उसको दिया हुआ मानती है। उस दी हुई कीमत पर ही फर्म चाहे तो कितना भी उत्पादन कर सकती हैं और बेच सकती है। अर्थात फर्म प्राइस टेकर होती हैं। आगे हम इसका अभी एक डायग्राम आएगा, उसमें हम अध्ययन करेंगे। अभी हम जैसे बात कर रहे थे डिमांड रेवेन्यू कर्व, फर्म का प्राइस टेकर होती है और AR, MR और कीमत बराबर होती हैं, जिसके कारण TR जो है एक निश्चित दर से बढ़ता जाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये वाली बात हम अभी देख रहे थे। यहाँ पर हम यदि देखें तो ये हमारा डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म का हम अध्ययन कर सकते हैं, और यहीं पर हम देख सकते हैं कि फर्म प्राइस टेकर होती हैं, कीमत को ग्रहण करने वाली होती हैं। आप डायग्राम के इस पार्ट को देखें। इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये मार्केट डिमांड कर्व है DD, और ये SS मार्केट सप्लाई कर्व है, अर्थात सकल मांग वक्र और सकल पूर्ति वक्र हैं। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं और ये OP कीमत निर्धारित हो जाती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कीमत उद्योग या इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित होती है, और वह बाजार की कुल मांग, बाजार की कुल पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं, वो जो वक्र हो, कुल मांग वक्र, कुल पूर्ति वक्र के द्वारा निर्धारित होते हैं। ये OP निर्धारित हो गई। इस OP कीमत को सभी फर्म, ये जो फर्म है, असंख्य फर्म है जो इस उद्योग के अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, इस कीमत को दिया हुआ मानती है, और इस दी हुई कीमत पर फर्म चाहे तो कितना भी उत्पादन कर सकती है और बेच सकती है। आप देख सकते हैं ये फर्म का डिमांड कर्व, जैसे हम बात कर रहे थे, पूर्णतः लोचदार होता है, क्योंकि इस पर P = AR = MR, अर्थात कीमत बराबर औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है। तो जिसकी हम अभी विशेषताओं में बात कर रहे थे, ये डायग्राम वहाँ पर भी बन सकता है, दो बन सकते हैं। एक तो जहाँ पर मांग वक्र की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये वाला डायग्राम आ जाएगा, ये वाला पूर्णतः लोचदार। प्राइस टेकर की बात कर रहे थे, उसमें दोनों डायग्राम आएंगे। तो ये डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म हमने देखा। इसकी अभी जो हम बात कर रहे थे कि परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव फर्म हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, और कीमत जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। उस दी हुई कीमत पर जितना भी चाहे फर्म जो है वो अपना उत्पादित करके बेच सकती है, जिसके कारण जो TR है, कुल आगम है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, और MR जो है वो कांस्टेंट होता है। MR और AR एक दूसरे के बराबर होते हैं। फर्म जो है वो दी हुई कीमत पर जितना भी चाहे उतना बेच सकती है, जिसके कारण जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली जो है वो इलास्टिक होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, और मांग वक्र और औसत आगम वक्र दोनों जो है डिमांड कर्व के बराबर होते हैं, तो अर्थात एक ही होते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। इक्विलिब्रियम के लिए दो प्रकार की विधियां हम प्रयोग करते हैं। एक तो कुल आगम और कुल लागत विधि, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि, जिसको हम आधुनिक
साम्य की स्थिति कहते हैं या आधुनिक कीमत निर्धारण में इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है, अर्थात फर्म वहां पर उत्पादन ट्रेडिशनल नियम के अनुसार वहां पर उत्पादन निर्धारित करेगी। ये इसमें हम देख सकते हैं फर्म का, ये हमारा टीसी वक्र है, ये टीआर वक्र है, अर्थात जहां पर इनके बीच की दूरी अधिक होगी, कुल लागत और कुल आगम की बीच की दूरी अधिक होगी, वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। नीचे ये डायग्राम में दे रखा है, ये वक्र जो है Q1 Q2 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, अधिकतम लाभ है, अर्थात फर्म जो है वो OQ डैश के बराबर उत्पादन निर्धारित करेगी। ये तो हुआ जब हम कुल लागत और कुल आगम विधि का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें दूसरी विधि की जिसमें सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों की बात करते हैं, उसके अंतर्गत जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम MC = MR होगा, वहां पर फर्म साम्य की स्थिति में होगी, संतुलन की स्थिति में होगी। इसकी दूसरी शर्त भी है कि MC कर्व MR वक्र को नीचे को से काटे, यही कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ MR कर्व है वो लेस देन होना चाहिए MC कर्व से। ये दोनों शर्त कंडीशन यहाँ पर हो जाएंगी, फर्म वहां पर संतुलन में होगी और वहां पर साम्य की स्थिति में होगी। अपनी कीमत और उत्पादन नीतियों का, खासतौर से उत्पादन नीति, कितनी मात्रा में उत्पादन करना होता है, क्योंकि कीमत तो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, तो वहां पर निर्धारित करेंगी। और फिर ये शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में देखा जाएगा, दीर्घकाल में और अल्पकाल में कितना कितना उत्पादन का निर्धारण करती है। और जैसा कि इसमें दे रखा है कि इस स्लाइड में अल्पकाल में फर्म जो है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, अर्थात असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि, तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ये लागत दशाओं पर निर्भर होता है और अल्पकाल में लागत दशाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि फर्म अल्पकाल में और दीर्घकाल में किस प्रकार संतुलन की स्थिति में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप जो है जो भी इसकी विशेषताएं हैं पूर्ण प्रतियोगिताओं की उसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से फर्म संतुलन की स्थिति प्राप्त करती है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा। ओके।